Hello friends, welcome to the Gateway classes, a gateway to your success. Myself Abhilasha Jain and I am taking you to a ride of digital system design. डिजिटल सिस्टम डिजाइन में आज हम लोग यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, डेट इज ALU. ठीक, इस टॉपिक में हमें कवर क्या क्या करना है, ALU होता क्या है, किसे कहते हैं ALU, वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके यूनिट्स होते हैं, क्या सिग्नल्स आपके ALU कवर करेगा, एंड देन लास्टली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर ALU. तो यूनिवर्सिटी ने एक जो टॉपिक दिया है ALU, कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है. थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ये बताना है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट शॉर्ट नोट, डिस्क्राइब, कुछ इस फॉर्म में आएगा. देखो, मैं तो आप लोगों को ALU का 100% टॉपिक बताऊंगी. अब ये आपको डिसाइड करना है कि अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, और अगर 10 मार्क में पूछा जाए तो ये सब कुछ बताओगे जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं. ठीक है, नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ALU. व्हाट एग्जैक्टली इज ALU? ALU होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. हो सकता है आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में 8, 9, 10, 11, 12 इसमें कंप्यूटर्स जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर्स में ALU पढ़ा होगा. ALU स्टैंड्स फॉर एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ALU करेगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक सपोज कंप्यूटर की बात करो, कंप्यूटर का जो मेन ब्रेन पार्ट है वो है CPU. ठीक, अब CPU में क्या क्या होगा, CPU का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होगा? देखो, एक तो मेमोरी होगी, क्योंकि तभी आप अपनी फाइल सेव करते हो. इसके अलावा, मेमोरी के अलावा, कुछ एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस जो मुझे एग्जीक्यूट करने हैं, उसके लिए ALU होगा. तो CPU का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ALU, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अब देखते हैं ये एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या है. जो ALU है वो आपका डिजिटल सर्किट है. जो डिजिटल सर्किट उसे कहते हैं जो जीरोज और वंस में बात करता है. आइदर वो लॉजिक 0 पर वर्क करेगा या लॉजिक 1 पे. तो जो आपका ALU है वो डिजिटल सर्किट है जो कि परफॉर्म करेगा एरिथमेटिक फंक्शंस एंड लॉजिकल फंक्शंस, लॉजिकल ऑपरेशंस. एरिथमेटिक कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे आपके एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं. जितने एरिथमेटिक में आप लोगों ने ऑपरेशंस पढ़े हैं वो सारे आपके एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं. देन व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेशंस? एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, नॉट, एक्सनॉर, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं. अगर मैं बिट्स के ऊपर एंड और एक्सॉर, एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करना चाह रही हूं तो वो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हो. जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में एरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ साथ कई बार मुझे लॉजिकल ऑपरेशंस भी करने होते हैं. तो एरिथमेटिक ऑपरेशन के एग्जांपल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. लॉजिकल ऑपरेशन के एग्जांपल्स होते हैं जैसे एक तो हुआ कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. ठीक है, आप लोगों ने कंपैरेटर्स भी इस यूनिट में डिजाइन किया है, वो भी आपके इस लॉजिकल ऑपरेशन का एक एग्जांपल है. देन इसके अलावा नॉट, एंड, और, एक्सॉर, एक्सनॉर, नैंड, नॉर, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस है. अब ये जो आपका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है CPU का, वो है आपका ALU. जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो CPU है, पर CPU का जो मेन कैलकुलेटर है, CPU का कैलकुलेटर, वो है आपका ALU. तो इसीलिए वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है CPU का. अब ये जो मॉडर्न CPUs हैं, आजकल सारे अपग्रेडेड वर्जन्स आ रहे हैं, पेंटियम और सारे ये वर्जन्स जो आ रहे हैं, इनमें आपके जो ALUs है वो बहुत पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ALUs है. आप ये देखते होंगे कि काफी सारे ऑपरेशंस हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं ALU के हेल्प से, या फिर आजकल के कंप्यूटर में
वो इसलिए क्योंकि जो मेरे एएलयूज आजकल के कंप्यूटर में आ रहे हैं वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन एडिशन टू एएलयू, सॉरी, मॉडर्न सीपीयू कंटेन कंट्रोल यूनिट। अब आप कह रहे हो कि आपको एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के साथ एक बहुत जरूरी चीज है, वो है कंट्रोल यूनिट, जो कि इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई डाटा ऐड करना है, तो उस डाटा को मेमोरी से लेकर के आना है। दूसरे डाटा जिससे दूसरे को a प्लस बी करना है, तो a को आप डाटा को मेमोरी से लेके आओगे, फिर b को लेकर के आओगे, उसे ऐड करोगे और रिजल्ट को फिर से मेमोरी में सेव करोगे। अब ये जो एग्जीक्यूशन है, ए को कहां से लाना है, बी को कहां से लाना है और रिजल्ट को कहां पर प्लेस करना है, ये सारा ऑपरेशन आपका जो होगा वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। मतलब डाटा कहां से आएगा, कब आएगा और कहां जाएगा, किस पोर्ट से, आपको डाटा इनपुट आउटपुट पोर्ट से लेना है या मेमोरी से लेना है, ये सारा डिसीजन आपका कंट्रोल यूनिट करता है। वो सिर्फ आपके जो ऑपरेशन हो रहा है वो कैलकुलेट कुछ नहीं करेगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेशन हो रहा है, चल रहा है, उसे कंट्रोल करने का काम आपके कंट्रोल यूनिट का है। नाउ आपका जो ये है होगा कैसे, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखो, अगर मेरा एरिथमेटिक यूनिट की पहले बात करते हैं। अगर एरिथमेटिक यूनिट है तो आप देखो यहां पर एक 4x1 मक्स लिया है, जहां पर 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट है। ठीक है, S1 S0 सिलेक्ट करेंगे कि किस टाइम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज मुझे अगर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है मल्टीप्लीकेशन का, तो मैं S1 S0 पे 0 0 दूंगी। अब ये 0 0 देने पर ये इनपुट ऑपरेट होगा और यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, A0.B0, क्योंकि एंड गेट लगा हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए मैंने यहां पर S1 S0 को 0 0 दिया और मुझे 1 बिट मल्टीप्लीकेशन मिल गया। अगर मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एडिशन के लिए मैं दूंगी यहां पर 0 1, उससे आपका 1 सिलेक्ट होगा। ठीक है, 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, A0 प्लस B0, क्योंकि यहां पर आपने और गेट लगाया है, तो और गेट आपका एडिशन का ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा। वैसे ही अगर आपको एक्सॉर ऑपरेशन करना है तो यहां पर आपको एक्सॉर ऑपरेशन मिल रहा है A0 एक्सॉर विथ B0। ठीक है, यहां पर एडिशन ऑपरेशन मिल रहा है फुल एडर वाला। फुल एडर याद होगा, हम लोग A0 B0 के साथ प्रीवियस कैरी फ्रॉम प्रीवियस बिट को भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर A0 प्लस B0 प्लस C0 ऐड हो रहा है और ये एडिशन ऑपरेशन आपको आउटपुट यहां पर देगा और कैरी आउट अलग से देगा। तो जो आपका एरिथमेटिक यूनिट है वो ये सारे एरिथमेटिक यूनिट मिल रहे हैं आपको। फाइन, देन अब ये जो आपका है, आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वहां पर मैं कहती हूं कि एक ALU है, बट एक्चुअली वो एक ALU नहीं होता, एक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं होता। हर एक बिट पर ऑपरेट करने के लिए एक अलग एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। 1 बिट ALU जो है वो A0 B0 C0 पर वर्क करेगा। क्या वर्क होगा, क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है, वो S1 S0 डिसाइड करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास में सपोज 4 बिट है, A0 A1 A2 A3, B0 B1 B2 B3, तो ये A0 से A3 तक और B0 B3 तक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे ये 4 1 बिट ALUs। 4 एक एक ALU लिया और वो चारों ALU 1 बिट पर वर्क करेंगे, तो मुझे 4 आउटपुट मिल रहे हैं। क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है वो S1 S0 डिसाइड करेगा। फाइन, नाउ अब आते हैं आपके एरिथमेटिक यूनिट का कैसा दिखता है। ये आपका 1 स्टेज एरिथमेटिक यूनिट है और ये 1 स्टेज लॉजिकल यूनिट है। ठीक, नाउ अब जो मैं डाटा दे रही हूं
उस डाटा पे एरिथमेटिक ऑपरेशन भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ और लॉजिकल ऑपरेशन भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10110100, अब इसके साथ क्या होना है ये बाद में देखेंगे, पर ये जो डाटा है आपका, ये 4 बिट डाटा, ये डाटा सपोज ये 2 बिट डाटा होता, अगर मैं ये कह रही हूं कि ये 2 बिट डाटा है 10 एंड 01, तो ये 2 बिट डाटा मैंने यहां पर अप्लाई किया है A1 B1 पे, ठीक है। यही डाटा A1 B1 का आपका लॉजिकल यूनिट पर भी जाएगा A1 B1 और एरिथमेटिक यूनिट पर भी जाएगा A1 B1, ठीक है। अब ये जो S1 S0 है ये डिसाइड करेंगे कि आपका एरिथमेटिक ऑपरेशन होना है या लॉजिकल ऑपरेशन होना है और कौन सा ऑपरेशन होना है। एरिथमेटिक ऑपरेशन में आपके पास 4 ऑपरेशन पॉसिबल है, क्योंकि S1 S0 है उसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 4 ऑपरेशन ये एग्जीक्यूट करेंगे और ऐसे ही इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर S1 S0 4 ऑपरेशन यहाँ एग्जीक्यूट होंगे। अब जो ये लास्ट आपका S2 है, ये S2 डिसाइड करेगा कि आउटपुट मुझे किससे लेना है। अगर S2 आपका यहाँ पर लॉजिक 0 होगा तो एरिथमेटिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, और S2 अगर लॉजिक 1 होगा तो आपका लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि एरिथमेटिक ऑपरेशन का ये आउटपुट है, लॉजिकल ऑपरेशन का ये आउटपुट है। मक्स अगर ये 0 होगा तो मक्स इसे कनेक्ट करेगा, अगर ये 1 होगा तो मक्स इसे कनेक्ट करेगा। मींस S2 जो आपका थर्ड सिलेक्ट लाइन है वो डिसाइड करेगा कि आपको जो गिवन डाटा है उस डाटा पे एरिथमेटिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है या लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, और उसमें भी एरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा वाला एग्जीक्यूट करना है ये S1 S0 का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा एग्जीक्यूट करना है ये भी आपका S1 S0 डिसाइड करेगा। S1 S0 से आप 4 एरिथमेटिक ऑपरेशन और 4 लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे आपने ये लास्ट स्लाइड में देखा था। फाइन। अब ये ALU वर्क कैसे करता है, देखो ALU का काम क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है एरिथमेटिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना या फिर लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना। अब एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए उसे डाटा चाहिए। ये डाटा कहां से आएगा, डाटा या तो मैं प्रोवाइड करूंगी या तो मेमोरी में रखा हुआ है, ठीक। अगर मुझे देना है, अगर मैं दूंगी तो या तो कीबोर्ड से दूंगी या माउस से दूंगी या कहीं से डाटा दूंगी, इनपुट पोर्ट से डाटा दूंगी, ठीक। इसका मतलब आपका जो ALU है वो डाटा लाएगा या मेमोरी से या इनपुट आउटपुट पोर्ट से, ठीक है, इनपुट पोर्ट से रादर डाटा लेकर के आएगा। अब जब वो डाटा लाएगा तो उस डाटा को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ 4 + 7, तो आपने क्या किया, 4 को कहीं रख लिया, 7 को कहीं रख लिया, ऐड करके मुझे बताया 11, ठीक। इसका मतलब जब मैंने डाटा दिया 4 और 7 तो आपने उसे टेम्पररी रजिस्टर में कहीं रखा, कोई ऐसी मेमोरी जो टेम्पररी मेमोरी हो, जस्ट कुछ कैलकुलेशन टाइम तक वो वहां पर मेमोरी एग्जिस्ट करेगी या वो मेमोरी आपकी डाटा को होल्ड करेगी, सिर्फ कैलकुलेशन तक। 4 और 7 ये आप आज से 10 साल बाद मुझे मिलोगे तो ये नहीं कहोगे कि मैम आपने 4 + 7 कहा था। क्यों, क्योंकि वो 4 और 7 आपके टेम्पररी मेमोरी में है, सिर्फ आंसर देने तक आपने उसे अपनी मेमोरी में रखा, उसके बाद आप भूल गए। तो जो ये टेम्पररी मेमोरी होती है, आपके ALU के पास भी कुछ टेम्पररी मेमोरी अवेलेबल होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर जैसे अगर नॉर्मल लाइफ में बात करें, आप रजिस्टर में नोट्स लिखते हो, ठीक है, नोट्स लिखे, उसको पढ़ा, एग्जाम खत्म हुआ, उस रजिस्टर को डिस्कार्ड कर दिया। वो जो रजिस्टर था वो टेम्पररी मेमोरी थी, जो एक सेमेस्टर के लिए आपने उसमें नोट्स लिखे, पढ़े, और जैसे ही सेमेस्टर खत्म हुआ आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो ALU भी यही करेगा, रजिस्टर में डाटा रखेगा टेम्पररीली, जैसे ही एरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन जो भी एग्जीक्यूट करना है
वो कंप्लीट होगा तो रजिस्टर का जो भी कंटेंट है उसे डिस्कार्ड कर देगा, रिजल्ट मेमोरी में भेज देगा और रजिस्टर का कंटेंट डिस्कार्ड कर देगा। तो आपका एएलयू करता क्या है, पहले डाटा या मेमोरी से या इनपुट पोर्ट से डाटा लाएगा, उसे रजिस्टर में पेस्ट करेगा। अब जब रजिस्टर में आया है डाटा तो वहां से डाटा वो देखेगा कि अब इस पे ऑपरेशन एग्जीक्यूट क्या होना है, एरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है वो ऑपरेशन वो यहां पर एग्जीक्यूट करेगा। फाइनली मेरे पास में आउटपुट में एक रिजल्ट जनरेट हुआ, वो एज रिक्वायर्ड बाय मी था कि अगर मुझे एडिशन करना है तो एडिशन का रिजल्ट होगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा। जो भी मैंने डाटा कहा है, मुझे एंडिंग करनी है तो एंडिंग का आउटपुट होगा, मुझे अगर नॉट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो नॉट का आउटपुट होगा। तो जो भी आउटपुट फाइनली यहाँ रिजल्ट जनरेट होगा, उस रिजल्ट को ले जाके फिर से मेमोरी में प्लेस करना है या फिर आउटपुट पोर्ट पे देना है। अब ये डाटा आपका मेमोरी से आएगा या इनपुट पोर्ट से आएगा, वापस रिजल्ट मेमोरी में जाएगा या आउटपुट पोर्ट पे जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो डिसीजन कंट्रोलिंग पार्ट करेगा कि आपका डाटा कहाँ से आना है, मेमोरी से आना है या इनपुट पोर्ट से आना है, रिजल्ट होने के बाद डाटा कहाँ जाना है, रिजल्ट निकला है या नहीं निकला, क्योंकि अगर नहीं निकला तो वेट करना है, अगर रिजल्ट आ चुका है तो उस रिजल्ट को मुझे मेमोरी में रखना है या आउटपुट पोर्ट पे भेजना है। ये काम आपके कंट्रोल यूनिट का है। फाइन, तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये एएलयू। Most of the operations of CPU are performed by one or more ALUs। जैसे हमने अभी देखा था, यहां पर एक से ज्यादा ALU एग्जिस्ट कर रहे थे, यहाँ पे 4 ALU एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपका एक ALU वर्क करेगा या एक से ज्यादा ALU वर्क करेगा, वो डिसाइड होता है आपके रिक्वायरमेंट पर कि आपका जो फंक्शनिंग है वो कैसी फंक्शनिंग है। नेचुरली एक छोटा सा अगर आप वो लेते हो कैलकुलेटर, तो उसमें एक ALU शायद सफिशिएंट होगा, पर वहीं अगर आप लैपटॉप लेते हो तो लैपटॉप में मोर देन 1 ALU की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आपका जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा उसके लिए आपको 1 ALU चाहिए या मोर ALU चाहिए, वो डिसाइड होगा आपके एप्लीकेशन पार्ट पे कि क्या एप्लीकेशन है। देन ये जो ALU है ये लोड डाटा फ्रॉम इनपुट रजिस्टर्स। जो भी रजिस्टर्स, अभी हमने क्या डिस्कस किया, जो रजिस्टर में डाटा आया है वहां से डाटा आपका ALU लेगा और फिर एग्जीक्यूशन करेगा डाटा पर। अब रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ CPU। एक टेम्पररी स्टोरेज बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है। जैसे 8 बिट का आपका एक डाटा हुआ, 8 बिट का दूसरा डाटा हुआ, तो 2 रजिस्टर्स चाहिए, एक 8 बिट का डाटा रखेगा, दूसरा 8 बिट का डाटा रखेगा, उन पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, रिजल्ट फिर से किसी एक रजिस्टर में रखना है और आपको उस रजिस्टर से उठा करके मेमोरी तक रिजल्ट पहुंचाना है। फाइन, तो एक स्मॉल स्टोरेज एलिमेंट उसे हम कह रहे हैं रजिस्टर। अब जो ये कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट टेल्स द ALU व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। ये काम आपके कंट्रोल यूनिट का है कि एग्जैक्टली ऑपरेशन करना क्या है। एरिथमेटिक ऑपरेशन है तो एरिथमेटिक में एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है, क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, ये कंट्रोल यूनिट बताएगा। अगर लॉजिकल ऑपरेशन है तो एंड और एक्सॉर एक्सनॉर, क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, ये आपका कंट्रोल यूनिट बताएगा। तो आपके कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो आपके ALU को ये बताएगा कि एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है डाटा पर, और ALU स्टोर्स द रिजल्ट इन आउटपुट रजिस्टर। अभी जैसे हमने कहा था कि जो डाटा मेमोरी से या इनपुट पोर्ट से आया वो रजिस्टर्स में रखा, एग्जीक्यूशन ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर से रजिस्टर में डाटा गया और रजिस्टर से उठा करके आउटपुट पोर्ट पे जाएगा या मेमोरी में जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन है वो भी आपका रजिस्टर में सेव होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि जो डाटा आ रहा है वो इनपुट रजिस्टर में आएगा और जो डाटा जाना है
वो आउटपुट रजिस्टर्स में। फाइन। नाउ ये जो कंट्रोल यूनिट है ये मूव द डाटा बिटवीन दिस रजिस्टर्स, कि ये रजिस्टर्स के बीच में डाटा लाना है, ले जाना है, ये सारा काम आपका कंट्रोल यूनिट का है। ये एएलयू और मेमोरी के बीच में, मतलब एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास डाटा लाना है या इसका कैलकुलेटेड रिजल्ट मेमोरी के पास लेके जाना है, ये सारा काम आपके कंट्रोल यूनिट का है। ऑल इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। हाँ, जो आपका एएलयू वर्क कर रहा है वो सारा का सारा बाइनरी पे वर्क करता है, जीरोस और वंस पे। आपका डाटा या तो 1 होगा या लॉजिक 0 होगा, ठीक है। अब ये लॉजिक 1 और लॉजिक 0 जनरेट कैसे होता है? आप लोग इस समय ईडी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहां पर आप लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा है। ट्रांजिस्टर आपका 3 मोड में वर्क करता है, 3 मोड में कह रही हूँ, सॉरी 3 रीजन्स में वर्क करता है। या तो सैचुरेशन रीजन या एक्टिव रीजन या कट ऑफ रीजन। जो एक्टिव रीजन है यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, पर जो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन और कट ऑफ में आपका ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ का काम करता है। अगर आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है तो वो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, मतलब लॉजिक 0 जनरेट करेगा। और अगर वो सैचुरेशन मोड में है तो वो ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब लॉजिक 1 जनरेट करेगा। तो अगर आपका जो लॉजिक है जिस पर आपका ये वर्क कर रहा है कंप्यूटर, बाइनरी लॉजिक पे वर्क कर रहा है, वो सारा बाइनरी लॉजिक कहाँ से आएगा? वो आएगा इस ट्रांजिस्टर के हेल्प से। ट्रांजिस्टर स्विचेस, मतलब ट्रांजिस्टर को हम यूज कर रहे हैं एज अ स्विच, और स्विच में उसे वर्क करवा रहे हैं या तो एक्टिव या तो कट ऑफ रीजन में या सैचुरेशन रीजन में। एक्टिव को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर वो कट ऑफ में रहेगा तो ओपन स्विच की तरह वर्क करता है, अगर वो सैचुरेशन में है तो वो क्लोज्ड स्विच की तरह वर्क करता है, ठीक। तो ट्रांजिस्टर स्विचेस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट बाइनरी नंबर्स सिंस देयर आर ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ स्विच, ओपन और क्लोज्ड। मतलब फिर से वही बात है कि अगर आपका स्विच ओपन है तो कोई कनेक्शन फॉर्म नहीं है, इसका मतलब लॉजिक 0 है। और स्विच अगर क्लोज हो गया तो कनेक्शन फॉर्म हो गया, कनेक्शन फॉर्म हो गया, करंट पास हो जाएगा, और करंट पास होगा तो आपको आउटपुट लॉजिक 1 मिलेगा। तो ये लॉजिक 0, ये लॉजिक 1। तो ट्रांजिस्टर आपका इन 2 स्विचेस में, इन 2 मोड में वर्क करता है, एज ओपन स्विच और क्लोज स्विच। ओपन स्विच होगा तो लॉजिक 0 देगा, क्लोज स्विच होगा तो लॉजिक 1 देगा। इसीलिए आपका जो ट्रांजिस्टर स्विचेस है वो बाइनरी नंबर्स में वर्क कर रहे हैं। नाउ ऑपरेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स। ऑफ कोर्स मुझे मल्टीपल बिट्स चाहिए तो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स चाहिए, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर या तो लॉजिक 0 या लॉजिक 1 दे सकता है, मतलब एक बिट देगा। अगर मुझे 4 ए की बिट और 4 बी की बिट चाहिए तो ऑफकोर्स 8 ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे। अगर मुझे 8 बिट ए का और 8 बिट बी का चाहिए तो मुझे 16 ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब जो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स अगर कनेक्ट करने पड़ेंगे, अगर मुझे मल्टीपल बिट्स की रिक्वायरमेंट है तो दिस इज रेफर टू एज गेट। जब मैं मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगाती हूँ, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स का कनेक्ट करती हूँ तो उसे हम कहते हैं गेट। आप यूनिट नंबर 5 में इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे कि जो मैं एंड गेट कह रही हूँ, नैंड गेट कह रही हूँ, वो अंदर से होते कैसे हैं, उसके अंदर क्या सर्किटरी है। वो जो गेट आप आईसी देखते होंगे, आप लोगों ने अपनी लैब में देखी होगी, जो आईसी है 7400 नैंड गेट आईसी है, तो ये आईसी के अंदर क्या चीज है ये हम यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। पर अभी सिर्फ इतना शॉर्ट में बताती हूँ कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और इसीलिए जो ये मल्टीपल आपके ट्रांजिस्टर्स का क्यूमुलेशन है उसे हम गेट कहते हैं, क्योंकि इस अरेंजमेंट को हम यूज कर रहे हैं टू अलाउ और स्टॉप अ करंट। अगेन वही चीज जो मैंने अभी बताई है, ट्रांजिस्टर अगर ऑफ होगा तो आपका वो स्टॉप करेगा करंट को, ऑन हो गया तो वो पास करेगा करंट को या फिर अलाउ करेगा। आगे अगर देखें तो जब आपका ऑपरेशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, व्हेन ऑपरेशंस बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, देन एएलयू विल बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो इट टेक्स अप मोर स्पेस इन सीपीयू। आप लोग देखो ना,
आपके जो प्रीवियस कंप्यूटर्स थे, जो नॉर्मल विंडो 10 तक के जितने कंप्यूटर्स थे, वो अराउंड 30-40,000 में आपको मिल जाते थे। बट अब जो पेंटियम आ रहे हैं या एप्पल के आपके लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसमें ऑपरेशंस बहुत सारे पॉसिबल हैं। जैसे जैसे आप अपग्रेडेड वर्जन पे जा रहे हो, ऑपरेशंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास। पर उन ऑपरेशंस के साथ साथ आपका कंप्यूटर एक्सपेंसिव भी होता चला जा रहा है। 1.5 लाख 2 लाख तक के कंप्यूटर्स आजकल वो सिस्टम्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स एएलयू होता जा रहा है। जो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन यूनिट है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, पावरफुल भी हो रहा है, कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। जितना पावरफुल होगा उतना कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो आपका जो ये जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगे, आपके एएलयू और ज्यादा पावरफुल तो होगा, पर साथ के साथ कॉम्प्लेक्स भी होगा और स्पेस भी उतना गैदर करेगा। देखो सीधी सी बात, अगर एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक एएलयू यूज कर रही हूँ तो एक छोटा सा पार्ट एएलयू का, पर अगर एक ऑपरेशन के लिए मुझे 4 एएलयू चाहिए तो वो स्पेस मेरी 4 टाइम्स की हो गई अंदर कनेक्शन के लिए। सीपीयू के अंदर जो मैं कनेक्ट करूंगी वो एएलयू 4 टाइम्स बढ़ गए। अगर 8 एएलयू लगाऊंगी तो 8 टाइम्स आपका स्पेस बढ़ जाएगा। मतलब मेरी स्पेस भी बढ़ती जा रही है और स्पेस के साथ ऑफकोर्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, एक्सपेंसिव भी होता चला जाएगा। और जब एक्सपेंसिव होगा, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ एएलयूज बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी कि किस समय कौन सा एएलयू वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, क्या कंट्रोल लाइन होगी, वो भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है कि जब आपका ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हुआ तो वो आपका जो एएलयू है वो एक्सपेंसिव भी हो गया और मोर स्पेस भी लेने लगा। ठीक है, और जब स्पेस ज्यादा लेगा और ज्यादा उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे तो वो हीट भी और ज्यादा डिसिपेट करेगा, मतलब आपका सिस्टम गर्म भी ज्यादा होगा। अब जब सिस्टम गर्म ज्यादा होगा तो आपको कूलिंग फैंस जो होते हैं एएलयू में जो लगे होते हैं, आपने सीपीयू में देखा होगा पीछे फैंस लगे होते हैं, अब वो फैंस भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि उतना आपको सिस्टम को कूल डाउन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हीटअप होते बराबर आपकी आईसीज बर्न होनी शुरू हो जाएंगी, तो उसे कूलिंग एजेंट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक ना, इसीलिए जब भी सीपीयू डिजाइन किया जाता है तो सीपीयू डिजाइन करते समय इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि आपके ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, पर आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना होता चला जाए, बहुत ज्यादा स्पेशियस ना होता चला जाए, ताकि हीट भी कम डिसिपेट करे। तो इसीलिए इंजीनियर्स जो एएलयू बनाते हैं वो इतना पावरफुल बनाते हैं, पावरफुल इनफ टू एंश्योर दैट सीपीयू इज आल्सो पावरफुल एंड फास्ट, ताकि सीपीयू भी पावरफुल, अगर एएलयू पावरफुल हुआ तो सीपीयू तो बाय डिफॉल्ट पावरफुल हो गया, क्योंकि सीपीयू तो सिर्फ कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। मेन जो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन है वो आपका एएलयू कर रहा है। तो अगर एएलयू पावरफुल हो गया तो सीपीयू बाय डिफॉल्ट पावरफुल हो जाएगा। फास्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्लो वर्किंग कंप्यूटर के सामने हमें भी बैठना पसंद नहीं, बट नॉट सो कॉम्प्लेक्स एज टू बिकम प्रोहिबिटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड अदर डिसएडवांटेजेस। आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, पर कॉम्प्लेक्स या पावरफुल बनाने के साथ साथ उसको ये भी ध्यान देना पड़ेगा इंजीनियर्स को कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़े और जो हीटिंग इफेक्ट है या और स्पेस इफेक्ट है वो डिसएडवांटेजेस और बढ़ते ना चले जाएं, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एएलयू जो है, एएलयू को इंटीजर यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है आपके सीपीयू का। तो उसे हम इंटीजर यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मैक्सिमम ऑपरेशंस एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूशन वहां पर हो रहा है एएलयू में। देन अब जो डिफरेंट ऑपरेशंस कैरी आउट हो रहे हैं वो क्या क्या हैं। अगर मैं लॉजिकल ऑपरेशन की बात करूं तो लॉजिकल ऑपरेशंस में देखो एंड, और, नॉट, एक्सॉर, नॉर, नैंड, एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशन, एक्सनॉर, ये सारे ऑपरेशंस आपके लॉजिकल ऑपरेशन में आपके एएलयू में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, देन बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, अभी आप लोगों ने बैरल शिफ्टर लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जहां पर हम बिट शिफ्ट कर रहे थे 1 बिट टूवर्ड्स राइट और 1 बिट टूवर्ड्स लेफ्ट, और 2 बिट टूवर्ड्स राइट, 2 बिट टूवर्ड्स लेफ्ट।
n बिट टूवर्ड्स राइट, n बिट टूवर्ड्स लेफ्ट, हम बिट्स को शिफ्ट कर रहे थे। तो ये शिफ्टिंग ऑपरेशन जो बैरल शिफ्टर में हमने देखा है, वो शिफ्टिंग ऑपरेशन आपके ALU में एग्जिस्ट करेगा। और ये शिफ्टिंग ऑपरेशन दिस पर्टेन्स टू शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ बिट्स बाय सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक, शिफ्टिंग हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्यों करते हैं। ये शिफ्टिंग हम आइदर लेफ्ट में करते हैं या राइट में करते हैं। और मैंने एग्जांपल के साथ भी बताया था कि अगर आप शिफ्टिंग राइट में कर रहे हो, दिस इज वन बिट शिफ्ट राइट बाय वन बिट, वो आपका इक्विवेलेंट है डिवीजन बाय 2। और अगर शिफ्ट लेफ्ट टूवर्ड्स बाय वन बिट कर रहे हो, शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट बाय वन बिट, तो वो इक्विवेलेंट है डिवीजन बाय 2 से। सॉरी, उल्टा बोला, राइट में मल्टीप्लीकेशन, राइट में डिवीजन बाय 2 और लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन, हाँ, राइट में मल्टीप्लीकेशन बाय 2 से। ठीक है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेशन। मतलब बिट शिफ्टिंग से हम लोग इंटू 2 या डिवाइड बाय 2 ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमने बैरल शिफ्टर में भी देखा, जो कि आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट था। ऑफ कोर्स सीक्वेंशियल सर्किट में भी हम शिफ्टिंग ऑपरेशन देखेंगे, बट बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन आपके ALU का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, कई बार क्या होता है, मेरे पास में 50 नंबर्स पड़े हुए, 50 नंबर में से मुझे ये देखना है कि कितने पॉजिटिव डाटा है और कितना नेगेटिव डाटा है। अब आपको ये पता है पॉजिटिव डाटा में जो MSB बिट होगी वो 0 होगी और बाकी का आपका डाटा होगा, ये आपका प्लस है। 1101 इज योर 13। तो अगर मैं 01101 लिखती हूं, इसका मतलब मेरे पास प्लस 13 है। और अगर मैं 1101 लिखती हूं, तो ये वैल्यू मेरी -13 है। अब कई बार क्या होता है कि आपको 50 डिजिट्स दे दी और ये कहा गया कि इसमें से कितने पॉजिटिव नंबर्स है, कितने नेगेटिव नंबर्स हैं, वो चेक करो। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन बिट्स को शिफ्ट लेफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट लेफ्ट में ये जो बिट्स हैं, आपकी ये बिट इमीडिएटली आपकी अलग आ जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि अगर 0 है तो पॉजिटिव है, अगर 1 है तो नेगेटिव है। ये एक एग्जीक्यूशन है जो नेक्स्ट ईयर आप लोग जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे, वहां पर ये प्रोग्राम भी देखोगे कि हम शिफ्टिंग ऑपरेशन क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे हम अपनी डिजिट्स को पॉजिटिव नेगेटिव हम सेपरेट आउट करते हैं। तो वहां भी आप बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन यूज करते हो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है आपके ALU का। फाइन, लास्ट आपका है एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक ऑपरेशन तो आप लोगों को पता ही है कि सारे ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हालांकि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो करते हैं वो एडर और सब्ट्रैक्टर के हेल्प से करते हैं, क्योंकि अगर मुझे 4x3 करना है तो ये 4x3 मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलग सर्किट नहीं बनाती, मैं 3 टाइम्स 4 को ऐड करती चली जाती हूँ। ठीक, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बाय रिपीटेटिव एडिशन हम लोग करते हैं। ठीक, मतलब एडर का सर्किट ही यूज करते हैं। ठीक, वैसे ही जब डिवीजन ऑपरेशन करना है तो 9 डिवाइड बाय 3 अगर मुझे करना है तो मैं 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करती चली जाऊंगी। 9 - 3 6, 6 - 3 3 एंड 3 - 3 इज 0। ये कितनी बार ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ? 3 टाइम्स, इसलिए मेरा 9 डिवाइड बाय 3 3 होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन हम सक्सेसिव एडिशन और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर अगर हम ये देखें कि क्या क्या एरिथमेटिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये भी आपका कंसिडर होगा। ठीक है, अलग से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए कोई सर्किट प्लेस करती हूं तो वो आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका सर्किट। ठीक है, नाउ इसमें भी कहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैन बी डन बाय रिपीटेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। अब आपके ALU के क्या क्या यूनिट्स अवेलेबल होते हैं, देखो जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आए, हमारे पास में एक तो मेमोरी एलिमेंट चाहिए, एक ALU चाहिए और एक कंट्रोल यूनिट चाहिए। ये देखो, ये मेरी एक मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी से हर कोई कंट्रोल करेगा। ये है आपका कंट्रोल यूनिट।
और ये है आपका एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, अब होता क्या है, जब भी आप कोई कमांड दोगे, कोई ऑपरेशन करना है, तो ये जो कमांड होते हैं सारे हम मेमोरी में, जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है आप प्रोग्राम टाइप करते हो और मेमोरी में सेव करते हो। अब आपका कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन लेकर के आएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, उस डाटा को सेव करेगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन लेकर के आएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसे सेव करेगा, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन लेके आएगा। इसका मतलब जो आपका मेन मेमोरी है वहां से इंस्ट्रक्शन आकर के कंट्रोल यूनिट में आएंगे। फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, सबसे पहले आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो आपका मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन लेकर के आएगा। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन आया है वो इंस्ट्रक्शन सारा मशीन लैंग्वेज, वो इंस्ट्रक्शन तो आपने टाइप किया, आपने लिखा इनपुट सी, सपोज आपने ये लिखा। अब आपको पता है इनपुट सी का मतलब क्या है, मशीन को तो नहीं पता, उसे तो 0 1 1 0 बस इतना ही पता है। तो ये जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को 0 1 1 0 में कन्वर्ट करने का काम भी कंट्रोल यूनिट का है। इसका मतलब स्टेप 2 ये है कि डिकोड द इंस्ट्रक्शन इनटू कमांड। जो भी इंस्ट्रक्शन आया है, इनपुट है, प्रिंट है, कॉपी है, पेस्ट है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे मशीन लैंग्वेज में या कमांड्स में कन्वर्ट करने का काम आपके कंट्रोल यूनिट का है, जहां पर वो ये डिकोड करेगा कि मुझे करना क्या है। आप अगर कहते हो ऐड बी, तो ऐड ऑपरेशन आपको पता है कि आपको ऐड करना है बी को, पर मशीन को नहीं पता। तो मशीन उस ऐड को 0 1 1 0 0 0 में कन्वर्ट करेगा और वो फिर कौन करेगा, इसमें से कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। आपने जो ऐड कहा है उसे 0 1 1 0 में कन्वर्ट करने का काम कंट्रोल यूनिट का, मतलब वो आपने जो कोड दिया आपके लिए वो एडिशन ऑपरेशन है, पर मशीन के लिए वो कोड है। उस कोड को डिकोड आपका कंट्रोल यूनिट करेगा कमांड्स में। ठीक है, देन स्टेप 3 आपका एग्जीक्यूट होगा वो कमांड। आपने कहा ऐड बी, तो आपका a प्लस बी अगर करना है तो वो आपका एडिशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा ALU में, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। फाइन, अब एग्जीक्यूट हो गया, a प्लस बी हो गया, तो रिजल्ट का क्या करना है, वो रिजल्ट फिर से मेमोरी में जाना चाहिए। तो ये रिजल्ट स्टेप 4 बताएगा कि स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी। ये जो रिजल्ट आया है वो फिर से मेमोरी में जाएगा, पर ये नहीं है कि ये रिजल्ट स्टोर करने का काम ALU का है। रिजल्ट स्टोर करने का काम किसका है, वेरी करेक्ट, ये है कंट्रोल यूनिट का। डाटा लाना है या आपके मेमोरी में प्लेस करना है, ये सारा काम आपके कंट्रोल यूनिट का है। ALU का सिर्फ आपका एरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का काम आपके ALU का है। ठीक है, इसका मतलब आपके ALU जो है वो आपका एरिथमेटिक यूनिट है और लॉजिकल यूनिट है। ये दो यूनिट्स होते हैं ALU के भी। ALU भी दो पार्ट्स में स्प्लिटेड है, या तो एरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा या लॉजिकल ऑपरेशन करेगा। अब जो आप जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऐड, मल्टीप्लाई, प्रिंट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो मशीन को, इसे ये ALU के लैंग्वेज में कहा जाता है ऑपरेंड, सॉरी ऑपरेंड नहीं, ऑपकोड। ऑपकोड का मतलब है कि वो कोड जो बताएगा कि क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। ऑपरेशनल कोड इज योर ऑप कोड। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये आपका ऑप कोड है, और किस पर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है इसे कहा जाता है ऑपरेंड। ऑपरेशन किस पर एग्जीक्यूट करना है उसे हम कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, तो ये जो ऑपरेंड है और जो कोड है, एक ऑपरेंड है एक ऑप कोड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूं मल्टीप्लाई बी, तो मल्टीप्लाई जो है MUL जो है वो आपका ऑप कोड है, मतलब वो मेरा रिलेट करेगा, इस मल्टीप्लाई ऑप कोड से रिलेट करेगा, और जो बी है वो ऑपरेंड होगा। ठीक है, अगर मैं कहती हूं सपोज A D
35 हेक्स। ठीक, इसका मतलब यहां पे है ऐड इमीडिएटली, कि ऐड करना है आपको, एडीआई एडिशन है। अगर मैं कहती हूँ एडीआई ऐड इमीडिएटली, तो ये जो एडीआई है ये आपका ऑपकोड होगा, और 35 जिससे ऐड करना है, जिस पे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है, वो है आपका ऑपरेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ऑपरेंड्स एंड कोड used by ALU tell it which operation has to be performed, कि ये ऑपरेंड और आपका ऑपकोड ये बताएगा कि क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है, ये बताएगा क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है, और ये बताएगा कि किस पर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है अकॉर्डिंग टू इनपुट डाटा। नाउ व्हेन ALU completes the processing of input, the information is sent to computers memory। ये इंफॉर्मेशन का मतलब है रिजल्ट। जो रिजल्ट है, जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो ये जो आपका रिजल्ट है ये या तो मेमोरी में जाता है या आउटपुट पोर्ट पे जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने प्रिंट कमांड दे दिया तो वो प्रिंटर पे चला जाएगा। अगर मैं सेव कमांड दे रही हूं तो मेमोरी में चला जाएगा। अगर मैं देख रही हूं उसको तो वो आपके डिस्प्ले पर, मतलब मॉनिटर पे है, वो भी आउटपुट पोर्ट है। तो आपका जो भी ऑपरेशन है एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका रिजल्ट कहाँ जाना है, वो भी यहाँ पर ऑपरेंड ऑपकोड में ही स्पेसिफाइड होता है कि आपका रिजल्ट कहाँ जाएगा। ठीक है, या तो मेमोरी में रिजल्ट सेव होगा या आउटपुट पोर्ट पे जाएगा। नाउ ये जो एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो क्या क्या सिग्नल्स यूज करते हैं, क्या सिग्नल्स, क्या डाटा आप यूज करेंगे। ठीक है, नाउ इसमें आपका जो है इनपुट आ रहा है या आउटपुट आ रहा है, ये मल्टीपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। भाई अगर मैं कह रही हूँ लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 क्या होता है? लॉजिक 1 सिंपली 5 वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। मैं कह रही हूँ लॉजिक 0, क्या है लॉजिक? अगर ग्राउंड है, वोल्टेज है 0 वोल्ट है, वो लॉजिक 0 है। अगर 5 वोल्ट है, लॉजिक 1 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, या 5 वोल्ट होगा या 0 वोल्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, लॉजिक 1 और लॉजिक 0। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर कंटेन्ड बाय ALU। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं which lead to casting the digital signals between external electronics and ALU। इसका मतलब जब भी मैं CPU की बात करूं तो CPU में ALU और एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत मोटी मोटी वायर्स ऐसे फ्लो कर रही होती है, मल्टी कलर वायर्स आपकी फ्लो कर रही होती हैं। वो मल्टी कलर वायर्स जो होती हैं, 8 वायर या 16 वायर्स आपकी एक साथ चलती हैं, जो आपकी कनेक्ट करती हैं प्रिंटर को, CPU को या फिर अदर डिवाइसेस को। तो ये वायर्स क्या करती हैं? ये वायर्स आपकी डाटा एक्सचेंज का काम कर रही है। अगर आपका CPU कोई डाटा प्रिंट करना चाहता है तो वो डाटा प्रिंटर को देगा थ्रू दीज वायर्स, इन्हें हम पैरेलल वायर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल वायर्स आपकी चलती हैं बिटवीन योर ALU एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। फाइन, ALU इनपुट गेट सिग्नल फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट्स। अब जैसे मैं कह रही हूं कि मैंने टाइप किया 2+3, तो ये एक्सटर्नली जो मैं कीबोर्ड पे 2+3 कर रही हूं, वहां से सिग्नल ALU के पास जा रहा है ना। इसीलिए ALU जो है वो एक्सटर्नल डाटा भी लेता है, ऑफ कोर्स मेमोरी से भी लेता है, पर एक्सटर्नल डाटा भी लेता है। तो ALU गेट सिग्नल फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट्स एंड इन रिस्पॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट सिग्नल फ्रॉम ALU। मतलब अगर मैंने किया, सपोज आप एक कैलकुलेटर ले रहे हो, सिंपल एक कैलकुलेटर लिया, उस पर टाइप किया 2+3, तो जो उसका कैलकुलेटर का कीबोर्ड है वहां से डाटा मैंने ALU को दिया, कीबोर्ड से दिया, और 2+3 करते बराबर आपको स्क्रीन पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर 5 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ALU ने कैलकुलेशन करके रिजल्ट डिस्प्ले 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर दिया। तो आपके जो मल्टीपल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, वहां से डाटा आपके ALU पर जा रहा है, और ALU से डाटा रिजल्ट रादर आउटपुट पोर्ट्स पर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर आएगा। ठीक है, नाउ ये जो डाटा है
ये डाटा आपका फ्लो करता है 3 बसेस से। 3 मेनली बसेस होती हैं। एक बस होती है इसकी एड्रेस बस, जो ये बताएगी कि किस एड्रेस से डाटा आना है। अगर मैं कह रही हूं कि मेमोरी से डाटा आना है, मेमोरी में कहां से डाटा आना है? अब कई बार होता है कि आप लोगों को कहते हैं जाओ उस रूम में आपकी बुक पड़ी हुई है, तो आप क्या कहोगे? उस रूम में कहां पड़ी हुई है? उस कबर्ड में पड़ी है। उस कबर्ड में कौन से शेल्फ पे पड़ी है? उस कबर्ड में सेकंड शेल्फ पे पड़ी है। सेकंड शेल्फ पे किस साइड पड़ी है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो आपने क्या किया? एग्जैक्ट एड्रेस पूछने की कोशिश की। वैसे ही जब मेमोरी से डाटा आ रहा है तो कौन सी मेमोरी से डाटा आ रहा है, क्या उसका एड्रेस है मेमोरी का, वो एड्रेस लेके जाएगा या लाएगा एड्रेस बस। फिर उस मेमोरी से डाटा उठा के लाना है, वो काम है आपके डेटा बस का। और इन सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल बस का। ठीक है, तो आपके पास में 3 पैरेलल बसेस है जो कि आपका एएलयू के साथ में कनेक्टेड है। एड्रेस भी, डाटा भी और आपका कंट्रोल बस भी, ये तीनों एएलयू के साथ कनेक्टेड है, विच इंक्लूड 2 इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेंड्स। अब ये क्या लेके आएगी? ये लेके आएगा 2 ऑपरेंड। मुझे a प्लस बी करना है तो a को भी मेमोरी से उठा के लाएगा, b को भी मेमोरी से उठा के लाएगा। अब एक जगह मेमोरी में एक जगह a रखा होगा, दूसरी जगह b रखा होगा। उन a कहां से आना है ये एड्रेस बस पहले बताएगी, वहां से डेटा बस उठा के डेटा लाएगी। फिर से एड्रेस बस अब b का एड्रेस बताएगा, वहां से डाटा लेकर के आएगा, वो लाके रखेगा। मतलब आपके एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के रजिस्टर में डाटा मेमोरी से आएगा और रजिस्टर में प्लेस होगा। कहां से आना है वो एड्रेस बस बता रहा है, लेके आने का काम डेटा बस का, कंट्रोल करने का काम कंट्रोल बस का। अब उस पर जो भी एग्जीक्यूशन ऑपरेशन होना था वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल यूनिट के हिसाब से एग्जीक्यूशन किया कि आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एंडिंग करनी है, एक्सॉर करना है, वो आपने एग्जीक्यूट किया। अब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट कहाँ रखना है उसके लिए फिर से एड्रेस बस एक्टिवेट होगी कि कहाँ पर एड्रेस रखना है, और डेटा बस उस रिजल्ट को ले जा करके उस एड्रेस बस के एड्रेस पर डेटा को, रिजल्ट को रख देगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आपके 2 इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं और एक आउटपुट सिग्नल रिजल्ट जा रहा है। देन सेकंड है आपका ऑपकोड। अभी हम बात कर रहे थे ऑपकोड और ऑपरेंड की। ऑपकोड ये बताता है कि क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। प्रिंट ऑपरेशन है, कॉपी ऑपरेशन है, आपका सेव ऑपरेशन है, आपका मल्टीप्लाई है, आपका एडिशन है, आपका एंडिंग है, आपका ऑरिंग है, आपका नॉट ऑपरेशन है। ये सब कुछ ऑपकोड बताएगा कि क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। When ALU is going to perform the operation, it is described by operation selection code. ये ऑपकोड को ऑपरेशन सिलेक्शन कोड भी कहा जाता है या ऑपरेशनल कोड भी कहा जाता है। What type of operation an ALU is going to perform? ऑपकोड बताएगा कि ऑपरेशन एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, नाउ स्टेटस क्या क्या होंगे। एक तो है आपका आउटपुट, इसका मतलब जो आपका रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन है, जो एएलयू ने ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है उसका रिजल्ट, वो प्रोवाइड द स्टेटस आउटपुट। अब ये स्टेटस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहा कि 5 - 5 करना है, एएलयू ने 5 - 5 किया और रिजल्ट दे दिया 0। अब रिजल्ट तो पहले भी 0 था, अब भी 0 है, मुझे पता नहीं कि उसने ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया। ठीक, तो आपका जो एएलयू है वो अपने साथ में कुछ फ्लैग यूज करता है। फ्लैग ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि ऑपरेशन क्या एग्जीक्यूट, ऑपरेशन का मतलब जो ऑपरेशन हुआ है उसका रिजल्ट कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, आपके पास में कुछ फ्लैग रजिस्टर है। इस फ्लैग रजिस्टर में एक है 0 फ्लैग, एक है कैरी फ्लैग, एक है आपका पैरिटी फ्लैग, एक है आपका ओवरफ्लो फ्लैग, एक है आपका डायरेक्शन फ्लैग, आपके पास में 0 कैरी फ्लैग। ठीक है, ऐसे कुछ फ्लैग्स हैं हमारे पास में, कुछ 16 फ्लैग्स आपके पास अवेलेबल हैं, 10 फ्लैग्स अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल हैं। अब जो मैंने आपको कहा था 5 - 5,
ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ तो 5 माइनस 5 0 होगा, और ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो रिजल्ट तो तब भी 0 ही है। कुछ नहीं हुआ मीन्स 0 है। तो मुझे कैसे पता कि 5 माइनस 5 0 ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है? अगर ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन अगर 0 है तो ये जो 0 फ्लैग है, ये 0 फ्लैग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर 0 फ्लैग बना जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपका सपोज ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रही हूं 1 0 प्लस 1 1, तो यहां पर ये जो 1 प्लस 1 0 विथ अ कैरी आता है, ये जो कैरी है, ये कैरी आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और बताएगा कि आपका कैरी जनरेट हुआ है। ठीक, अगर आपका 8 बिट का डाटा है पर 8 बिट एडिशन के बाद में 9th बिट जनरेट हुई है तो आपका ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा। वो बताएगा कि आपका ओवरफ्लो आया है। ठीक है, इस तरीके के कुछ स्टेटस फ्लैग्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपका रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन का स्टेटस क्या है। ठीक है, नाउ ये जो है ये स्टेटस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटल डाटा एज दे आर मल्टीपल सिग्नल्स। मल्टीपल डाटा है, 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, पॉजिटिव है रिजल्ट, निगेटिव है रिजल्ट, वो सारा आपका साइन फ्लैग बताएगा। तो ये मल्टीपल सिग्नल्स हैं जो कि मल्टीपल स्टेटस लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, एक्टिव या डीएक्टिव करेगा, मतलब लॉजिक 1 या 0 करेगा, ये बताने के लिए कि जो ऑपरेशन आपने एग्जीक्यूट किया है उसके रिजल्ट का स्टेटस क्या है। फाइन, यूजुअली स्टेटस सिग्नल्स लाइक ओवरफ्लो, 0, कैरी, नेगेटिव एंड मोर आर कंटेन्ड बाय जनरल ALUs। ये ALU उसे सेट या रिसेट करता है कि उसने जब ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया उसके बाद ALU इन फ्लैग्स को सेट या रिसेट करेगा, स्टेटस सिग्नल्स जनरेट करेगा। When ALU completes each ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन के बाद ALU इन फ्लैग्स को एक्टिवेट करेगा या फिर कंट्रोल करेगा। When ALU completes each operation, the external register contain the status output signals। मतलब हर एक ऑपरेशन के बाद में ये स्टेटस सिग्नल्स अपडेट होते चले जाएंगे। अगर मैं ऐड B सब्ट्रैक्ट C कर रही हूँ तो ऐड B के बाद स्टेटस सिग्नल अपडेट होंगे और फिर सब्ट्रैक्ट C के बाद फिर से स्टेटस सिग्नल्स अपडेट होंगे। These signals are stored in external registers। ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर होता है जिसे हम फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। पर अभी आप सिर्फ स्टेटस सिग्नल के नाम पे समझो कि एक स्टेटस सिग्नल कुछ स्टेटस सिग्नल्स हैं जो जनरेट होते हैं। आपको बहुत ज्यादा ये समझने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेटस सिग्नल्स हैं जो हर एक एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद सेट या रिसेट होते हैं और वो आपके जो स्टेटस सिग्नल हैं वो किसी रजिस्टर में सेव होते हैं। ठीक है, नाउ इनपुट। व्हेन ALU performs the operation, status input allow ALU to access further information। जैसे जैसे ALU आपका एग्जीक्यूट करेगा वैसे वैसे स्टेटस सिग्नल को भी यूज कर सकता है ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब मैं कह रही हूं कि मुझे प्लस करते जाना है, मेरे पास 50 नंबर्स हैं, सबको प्लस करते जाना है, पर जैसे ही कैरी जनरेट हो गया वहीं मुझे एडिशन रुक जाना है। तो क्या करेगा ALU? ये स्टेटस फ्लैग को रेगुलर बेसिस पे चेक करेगा कि कैरी तो नहीं जनरेट हुआ, कैरी तो नहीं जनरेट हुआ। हर एक एडिशन के बाद वो चेक करेगा और जैसे ही कैरी जनरेट हुआ वो अपना एडिशन रोक दे। तो आपका जो ALU है ये आपका once performs the operation, status input allows ALU to access further information to complete the operation successfully। Furthermore, stored carry out from a previous ALU operation is known as carry in bit। मतलब जब आपका एक एडर, फुल एडर अगर मैं बात कर रही हूं, इसका जो कैरी आउट है, कैरी आउट है, ये कैरी आउट आपके नेक्स्ट फुल एडर में बिहेव करेगा एज कैरी इन। तो इसका कैरी आउट इसके लिए कैरी इन बनेगा। मतलब अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ है तो नेक्स्ट एडिशन ऑपरेशन, नेक्स्ट बिट के एडिशन में उस कैरी आउट को भी ऐड करेगा फुल एडर। ठीक है,
नाउ अब ये जो ALU है इसका क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। ALU में काफी सारे ऑपरेशन, काफी सारे क्या कहेंगे सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये सर्किट्स क्या है, एवरी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इंक्लूड फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। पहला तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इसका मतलब आपका हर एक जो ALU है वो कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ही समझ सकता है, सभी नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब कोई प्रोग्रामिंग करते हो तो आप कहते हो मेरा सिस्टम इस प्रोग्रामिंग के साथ कंपैटिबल नहीं है, या ये प्रोग्राम मेरे सिस्टम में चल नहीं रहा। चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन यूज किए हैं और जो इंस्ट्रक्शंस आपका CPU मानता है वो अलग अलग है। तो जब भी हम किसी ALU की बात करते हैं तो ALU के पास में कुछ इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिन्हें वो एग्जीक्यूट कर सकता है, जिन्हें वो फॉलो कर सकता है। उनके अलावा इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर सकता। न चलिए हमें भी कोई हिंदी में इंस्ट्रक्शन दे हम मान जाएंगे, इंग्लिश में दे मान जाएंगे, पर अगर कोई आकर के कन्नड़ में, तेलुगु में या किसी और लैंग्वेज में देने लगे, जापानीज भाषा में बोलने लगे, चाइनीज भाषा में बोलने लगे, तो हम तो कहेंगे क्या कह रहे हो, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास है ही नहीं, वो लैंग्वेज हमारे पास है ही नहीं। तो हर एक ALU का अपना अलग इंस्ट्रक्शन सेट होता है, उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके अलावा एक होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, सिंपल एक रजिस्टर है जो टेम्पररी स्टोरेज एलिमेंट है। बट एक्यूमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, क्योंकि जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा या जब भी कोई लॉजिकल ऑपरेशन होगा तो एक डाटा आपका एक्यूमुलेटर में होगा और दूसरा डाटा आपका किसी और रजिस्टर में होगा। अभी तक बहुत देर से मैं आपके साथ में कह रही हूं ऐड बी, मैंने ऐड बी बोला, मतलब बी का कंटेंट ऐड करना है किसके साथ, तो वो दूसरा जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर होगा। मतलब एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है, टेम्पररी रजिस्टर है, पर एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें एक ऑपरेंड जरूर होगा और ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन भी एक्यूमुलेटर में ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेटर है। नेक्स्ट है आपका स्टैक। ठीक, स्टैक क्या है? स्टैक एक टाइप की मेमोरी है जो प्रोग्रामिंग के समय टेम्पररी यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो मेमोरी है ये कुछ इस टाइप की मेमोरी होती है जहां पर आप एक डाटा डालोगे वो यहां पर आ जाएगा, दूसरा डाटा डालोगे वो इसके ऊपर आएगा, तीसरा डाटा डालोगे वो इसके ऊपर आएगा, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक डाटा आता चला जाएगा। इसीलिए इसे स्टैक करते हैं। कई बार आप रखते हो ना बुक्स, एक के ऊपर एक रख देते हो, तो जो सबसे पहले रखी बुक वो सबसे नीचे चली गई, अब निकालते समय वो सबसे एंड में निकलेगी, और जो ऊपर 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 रखते चले गए जो सबसे एंड में रखी वो सबसे पहले निकलेगी। ऐसे टाइप की मेमोरी को जो फॉलो करती है फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट जिसको अंदर रखा उसे लास्ट निकालेंगे या लास्ट जिसको रखा उसे फर्स्ट निकालेंगे, ऐसी मेमोरी को स्टैक मेमोरी कहते हैं। डिटेल में अभी पढ़ते हैं, ठीक है। देन रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर्स का आपस में अभी हमने बात किया, टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं 8 बिट के 16 बिट के रजिस्टर्स जो ALU यूज करता है टेम्पररी डाटा होल्ड करने के लिए। फिर रजिस्टर स्टैक कि स्टैक रजिस्टर्स क्या हैं। देन रजिस्टर मेमोरी कि आपकी मेमोरीज कैसे हैं। रजिस्टर मेमोरी आपकी फिर से टेम्पररी मेमोरी हो गई। तो बात करते हैं एक्यूमुलेटर से। आपका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है हर ऑपरेशन का वो आपका एक्यूमुलेटर में होता है। मैंने आपको क्या कहा, एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में होगा और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन भी एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, विच मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये जो ISA है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में ही डाटा को, वो रिजल्ट को ट्रांसफर करेगा, बिकॉज देर इज ओनली रिक्वायर्ड टू होल्ड 1 बिट। फाइन, जनरली दे आर मेड मच फास्ट एंड लेस कॉम्प्लेक्स। जो आप एक्यूमुलेटर्स बनाते हो, एक्यूमुलेटर बहुत फास्ट रजिस्टर है और लेस कॉम्प्लेक्स रजिस्टर है टू मेक एक्यूमुलेटर मोर स्टेबल
स्टेबल इसलिए क्योंकि वो आपका ऑपरेंड भी होल्ड कर रहा है और रिजल्ट को भी होल्ड कर रहा है। एडिशनल कोड नीड टू बी रिटर्न टू फिल इट विथ प्रॉपर वैल्यूज, मतलब जब मुझे एक्यूमुलेटर में डाटा डालना है, देखो मैं ये कह रही हूँ ऐड बी, तो बी को ऐड करना है एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ, पर एक्यूमुलेटर में डेटा भी तो डालना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटर में डेटा डालने के लिए कुछ एडिशनल कोड्स मेरे पास होते हैं, इन, आउट, MVI, ऐसे कुछ कोड्स होते हैं जो कि आपके एक्यूमुलेटर में डाटा डालते हैं। अनलकीली विद अ सिंगल प्रोसेसर, अगर मेरे पास में सिंगल प्रोसेसर है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एक्यूमुलेटर टू एग्जीक्यूट पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि पैरेलल डाटा या पैरेलल वर्क एग्जीक्यूट करना। अगर मेरे पास एक सिंगल प्रोसेसर है तो सिंगल प्रोसेसर में ALU दो पैरेलल ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। कई बार होता है ना कि आप एक तरफ तो डाटा कुछ कर रहे हो और दूसरी तरफ, मतलब आपके मोबाइल्स में आजकल चलते हैं, आप एक टाइम पे 2 या 3 स्क्रीन्स ओपन कर लेते हो, जहां आप एक तरफ गेम भी खेल रहे हो, एक तरफ कॉलिंग भी चल रही है, एक तरफ कुछ और क्रिकेट भी चल रहा है, तो आप 2 या 3 स्क्रीन खोल रहे हो। ये क्या है? ये पैरेलल प्रोसेसर्स है जो कि 3 काम पैरेलली कर रहे हैं। पर अगर सिंगल प्रोसेसर होगा तो आप एक ही स्क्रीन एक टाइम पे एक ही काम एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ एक्यूमुलेटर इज डेस्कटॉप कैलकुलेटर। जो आप सिंपल कैलकुलेटर्स यूज करते हो वो एक एक्यूमुलेटर का है। जब तक आपने 2 + 3 किया, 5 रिजल्ट आ गया, वो 5 होल्ड पे रहेगा। जैसे ही आप अगली डिजिट टाइप करोगे तो वो 5 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब वो टेम्पररी मेमोरी है। नाउ स्टैक, स्टैक अभी जैसे हमने कहा कि आपकी एक मेमोरी है जो कि वर्टिकल मेमोरी है। जैसे जैसे आप डाटा डालते चले जाओगे वो डाटा नीचे जाता चला जाएगा, और जब निकालोगे तो सबसे ऊपर का डाटा जो सबसे लास्ट में डला है वो पहले निकलेगा, और जो सबसे नीचे का डाटा है वो सबसे एंड में निकलेगा। तो व्हेनेवर लेटेस्ट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, ऐसे कोई ऑपरेशंस होते हैं जहां पर मुझे दीज आर स्टोर्ड ऑन स्टैक, जो आपको डाटा आपने अभी अभी एग्जीक्यूट किया है उसे आप स्टैक मेमोरी में सेव करते जा सकते हो और फिर उस सीक्वेंस में उसे रिट्रीव करोगे। ये हम स्टैक में क्यों सेव करते हैं? टू होल्ड प्रोग्राम इन टॉप डाउन ऑर्डर। टॉप डाउन ऑर्डर का मतलब है टॉप टू डाउन। इसका मतलब जब मैं डालूंगी तो सबसे पहला डाटा आपका सबसे नीचे डलेगा, ये नंबर 1 डाटा होगा, ये नंबर 2 डाटा होगा, ये नंबर 3 डाटा होगा। पर जब मैं रिट्रीव करूंगी तो मैंने डालते समय 1 2 3 डाला, पर जब रिट्रीव किया तो वो सबसे पहले 3 रिट्रीव हुआ, फिर 2, फिर 1। इसीलिए इसे हम कहते हैं टॉप डाउन ऑर्डर, विच इज अ स्मॉल रजिस्टर। ये भी एक रजिस्टर के जैसा है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए है, पर सिर्फ रजिस्टर आपका ऐसा है जो जहां पे आपने सेव किया वैसा का वैसा डाटा आएगा। यहाँ पे जैसा सेव किया है, जिस ऑर्डर में सेव किया है उससे अपोजिट ऑर्डर में आपका डाटा रिट्रीव होगा। ठीक है। When the new programs are added to execute, they push to put the old programs। मतलब कई बार क्या होता है कि मुझे कुछ प्रोग्राम सेव करके नया प्रोग्राम लाना है, तो उन पुराने प्रोग्राम को मैं सेव कर देती हूँ स्टैक में, नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती हूँ। जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो पुराने को वापस निकालूंगी और फिर पुराने को एग्जीक्यूट करूंगी। ठीक है। मतलब कई बार होता है कि आपको मेन प्रोग्राम के बीच में आपको सब प्रोग्राम कॉल करना पड़ता है, तो उस समय मेन प्रोग्राम को आप स्टैक में डालते हो, सब प्रोग्राम को बुला के एग्जीक्यूट करते हो, उसे वापस भेज देते हो और फिर मेन प्रोग्राम को रिट्रीव कर लेते हो। देन रजिस्टर्स एंड मेमोरी। रजिस्टर्स आपका टेम्पररी स्टोरेज है और मेमोरी आपका परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है। अब इन दिस आर्किटेक्चर 1 ऑपरेंड कम्स फ्रॉम रजिस्टर। एक ऑपरेंड आपका रजिस्टर से आएगा और अदर जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी से आएगा। मतलब जब भी मुझे एक ऑपरेशन करना है एडिशन, तो एक तो सिंपल रजिस्टर से आएगा और दूसरा मेमोरी से उठ के आएगा, विच इज एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर। ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक ऑपरेशन के लिए पहले आपका कंट्रोल यूनिट मेमोरी के पास जाएगा,
एड्रेस लाइन से एड्रेस पूछेगा, वहां से डेटा उठा के लाएगा, फिर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा, फिर मेमोरी में जाएगा, डाटा रखेगा। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। अगर वही ये दोनों डाटा मेरे पास रजिस्टर्स में होते तो फटाफट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट रखते, एक्यूमुलेटर से मेमोरी में डाल देते, इजी, राइट। तो द रीजन बिहाइंड इट इज वेरी दैट एवरी प्रोग्राम माइट बी वेरी लॉन्ग। कई बार क्या होता है, बहुत लॉन्ग प्रोग्राम है तो हर बार मेमोरी में जाना लाना, लेके जाना लाना, ये बहुत लंबा हो जाता है। दे रिक्वायर टू बी हेल्ड इन फुल मेमोरी स्पेस, पूरी की पूरी आपकी मेमोरी इसी से ही ऑक्यूपाई होगी। अब जनरली दिस टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड विथ रजिस्टर टेक्नोलॉजी। मतलब आप क्या करते हो कि अपने जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स को रजिस्टर में ही रख लेते हो, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा, दो ऑपरेंड दो रजिस्टर में रखे, रिजल्ट आपका तीसरे रजिस्टर में रख दिया। तो ये इसे हम कह रहे हैं रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या किया कि ऑपरेंड्स को और रिजल्ट को रजिस्टर्स में रखा, जो कि आपका फास्ट प्रोसेस है, और प्लस आपकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो भी बच जाएगी, एंड प्रैक्टिकली कैन नॉट बी यूज सेपरेटली। ये अलग अलग यूज नहीं कर सकते। ऑफकोर्स मुझे मेमोरी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के हेल्प से मैं कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं मेमोरी का यूज मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस क्या है ALU के? देखो एडवांटेजेस अगर मैं कहूं तो ये पैरेलल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। पैरेलल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि मैं दो ऑपरेशंस एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास दो ALU है तो एक ALU मेरा एडिशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा ALU मेरा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा, और दोनों का रिजल्ट पैरेलली मुझे मिल सकता है। इसीलिए ALU जो है वो पैरेलल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। और एंड एप्लीकेशन विथ हाई परफॉर्मेंस, जहां पे हाई परफॉर्मेंस चाहिए वहां भी आपका ALU सपोर्ट करेगा। इट हैज द एबिलिटी टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली मुझे आउटपुट मिलता जा रहा है, एंड कंबाइन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। कई बार फ्लोटिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जैसे अगर सपोज मैं कह रही हूं 10123.66895, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.01 इंटू 10 की पावर 1 2 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर -4, ठीक। इसका मतलब इसे जो कह रहे हैं इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक कह रहे हैं, जहां पर आप नंबर को एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर ALU की कैपेबिलिटी है कि वो आपका सिंपल इसमें भी आपका रिप्रेजेंट कर सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। Two arithmetic operations in the same code like addition and multiplication or addition and subtraction or any two operand can be combined by ALU. For example, A plus B into C अगर मुझे करना है तो एक टाइम पे मुझे यहाँ पर एक ही टाइम पे सेम टाइम पर मैं एडिशन ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट कर रही हूँ। इस केस में जो मेरे मल्टीपल ALUs हैं, एक ALU A प्लस बी का ऑपरेशन मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट करेगा और पैरेलली ही दूसरा ALU इंटू C का ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट कर सकता है। दो द होल प्रोग्राम दे रिमेन यूनिफॉर्म एंड दे आर स्पेस्ड इन वे that they cannot interrupt part in between। मतलब इसे एग्जीक्यूशन के समय ये एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपके पैरेलली वर्क कर रहे हैं। इन जनरल इट इज वेरी फास्ट, ऑफकोर्स जब पैरेलल प्रोसेसिंग है तो फास्ट होगा, हेंस इट प्रोवाइड्स रिजल्ट क्विकली। तो ALU का जो है ALU आपका बहुत फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देयर आर नो सेंसिटिविटी इश्यूज, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ गया, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी इश्यूज नहीं होते, एंड नो मेमोरी वेस्टेज विथ ALU। मेमोरी भी वेस्ट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं। देन दे आर लेस एक्सपेंसिव
एक्सपेंस भी इसका कम है, एंड मिनिमाइज द लॉजिक गेट रिक्वायरमेंट। जितने लॉजिक गेट्स मुझे यूज करने पड़ रहे हैं वो भी मिनिमाइज हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपने ही देखा एक एडर यूज किया, एडर के हेल्प से ही सब्ट्रैक्शन किया, एडर के हेल्प से ही मल्टीप्लिकेशन किया, एडर के हेल्प से ही डिवीजन ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नाउ लास्ट आपका जो है वो है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है आपके ALU के? विद ALU फ्लोटिंग वेरिएबल्स हैव मोर डिले। अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूज कर रही हूं तो डिले थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंड डिजाइन कंट्रोलर इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये जो आपका कंट्रोलर है वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। बग्स वुड ऑकर इन आर रिजल्ट, साथ के साथ बग्स भी आते हैं इफ मेमोरी स्पेस वर डेफिनेट। अगर आपके पास में लिमिटेड मेमोरी स्पेस है तो बग्स भी बीच में आते चले। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड matters as the circuit is complex, and also concept of pipelining is complex to understand. पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कई बार देखा होगा जब गिफ्ट्स मिलते हैं या फिर प्राइजेस मिलते हैं, तो जो अनाउंस करने वाला है वो सीक्वेंस में नाम अनाउंस कर देता है कि ये भी आएगा, ये भी, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो ये सारे बच्चे जो है वो आकर के लाइन में खड़े होते जाते हैं ताकि इमीडिएट एक एक प्राइज लेता चला जाए और निकलता चला जाए। उससे क्या होता है, एक को बुलाया वो उठ के आएगा, प्राइज लेगा, जाएगा, फिर दूसरे को बुलाएंगे वो उठ के आएगा, प्राइज लेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक, पाइपलाइनिंग भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है कि बैक टू बैक आप इंस्ट्रक्शंस को ला करके एक टेम्पररी मेमोरी में स्टोर कर देते हो। अब ALU क्या करता है, वहीं से वो इंस्ट्रक्शंस उठाता जाता है और फटाफट एग्जीक्यूट करता जाता है ताकि मेमोरी से आने का टाइम जो है वो बच जाए। मेमोरी से आया और वो रखते चले गए, एक सर्किट उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लाएगा, रखता चला जाएगा पाइपलाइन में, और ALU वहीं से एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो उस प्रोसेस को पाइपलाइनिंग कहते हैं। वो आपकी कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। एक प्रोवन डिसएडवांटेज है ALU का इज दैट द इरेगुलरिटीज इन लेटेंसी, कि आपका जो ALU है कई बार डिले देता है। लेटेंसीज मतलब डिले प्रोवाइड करता है, पर वो डिले इक्वल डिले नहीं होता। कई बार डिले ज्यादा होता है, कई बार डिले कम होता है, तो इरेगुलरिटीज होती है। अनदर डिमेरिट इज राउंडिंग ऑफ। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया 1.0, 10, 1.627593, उसे ट्रंकेट करते समय 1.01 कर दिया, तो आगे की डिजिट्स तो सारी खत्म हो गई। तो ये जो ट्रंकेशन है या राउंडिंग ऑफ है, ये इम्पैक्ट करता है एक्यूरेसी को, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज। फाइन, तो ALU के बारे में अभी जितना पॉसिबल था सारा कुछ आपको बताया है। अब कितने मार्क्स का अब जनरेट होता है उस बेसिस पे आप लिखोगे कि ALU है क्या है। देखो 2 मार्क्स में आया तो आपको शॉर्टकट में लिखना है कि ALU ऐसा सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों एग्जीक्यूट कर सकता है। ये डाटा लेता है मेमोरी से, हेल्प लेता है कंट्रोल यूनिट की और एग्जीक्यूट करता है। जो आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगा वो ऑपकोड और ऑपरेंड के फॉर्म में आएगा। जो ऑपकोड होगा वो बताएगा कि करना क्या एग्जीक्यूशन है, और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, एंड और, नैंड और, एक्सॉर। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं। 2 मार्क्स में बस आप इतना बताओगे, पर अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से जितना ज्यादा लिख सकते हो, क्या क्या उसके सिग्नल्स हैं, क्या इनपुट है, रजिस्टर्स क्या है, स्टैक मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या क्या करता है, कैसे ALUs डिजाइन होते हैं, मल्टीपल ALUs कैसे होते हैं, आपका एडिशन ऑपरेशन, आपके मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं या मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, ये सब कुछ आप डिस्क्राइब करोगे अगर 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो। ठीक है, तो आज के लिए आपका ALU का टॉपिक इतना ही। हम लोग मिलेंगे अब 3rd यूनिट के साथ, क्योंकि 2nd यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2nd यूनिट के सभी टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ, हर एक टॉपिक
जहां डाउट होगा ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हो, पर आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट विच इज सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक, so till then, bye, have a very nice day and keep studying.